हेलो एवरीवन। स्पेक्ट्रम के यूनिट 8 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 8 में आज हम चैप्टर 24 को कवर करने वाले हैं। स्पेक्ट्रम में चैप्टर 24 में है युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य। युद्ध के बाद राष्ट्रीय मंजर कैसा रहा, युद्ध जब समाप्त हो गई तो कैसा दृश्य रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और स्पेक्ट्रम के चैप्टर 24 में इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो 1943 में जब भारत छोड़ो आंदोलन कमज़ोर पड़ गया था, मतलब कि 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के कमज़ोर पड़ने से लेकर के 1945 में धुरी राष्ट्रों के पतन तक, धुरी राष्ट्रों में आपके जर्मनी, इटली और जापान था ना, तो धुरी राष्ट्रों के पतन तक भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य था वो प्रत्यक्षतः शांत था, लेकिन आंतरिक रूप से युद्धजनित जो कष्ट हुए थे उसके कारण आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसे अंग्रेजी शासन अपने तमाम प्रयत्नों के बावजूद उसे रोक नहीं पा रही थी। तो इस आक्रोश को शांत करने के लिए अंग्रेजी शासन पहले की अपेक्षा कई अधिक जोरदार ढंग से लोगों का जो ध्यान था वो इस बिंदु से हटाने के लिए प्रयासरत था। इस जन आक्रोश का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था भारतीय उत्पादनों का सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भेजा जाना और भारतीयों के लिए ब्रिटेन से उपभोग की वस्तुओं के आयात में गिरावट आने का। क्या क्या कारण थे इस जन आक्रोश का? भारतीय उत्पादनों का सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भेजा जाना और भारतीयों के लिए ब्रिटेन से उपभोग की वस्तुओं के आयात में क्या गिरावट आना। तो इसके कारण जो महंगाई बढ़ रही थी, इसके कारण आने वाली या बढ़ने वाली महंगाई थी। रक्षा व्यय में भारतीय योगदान का ब्रिटेन के द्वारा भुगतान ना किए जाने और ब्रिटेन पर भारत के बढ़ते हुए कर्ज के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई। स्पष्ट रूप से 1945 तक लोग कष्टों की चरम सीमा तक पहुंच गए थे और तथाकथित सर्वोपरि ब्रिटिश राज भी स्थिति को बदलने में असमर्थ था। तो राष्ट्रीय विप्लव के दो पहलू थे। ब्रिटिश शासन के अंतिम 2 वर्षों में राष्ट्रीय विप्लव के संबंध में 2 आधारभूत कारकों का विश्लेषण किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला, इस दौरान सरकार, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग तीनों ही, सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग तीनों ही कुटिल समझौते करने में संलग्न रहे। इसे सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिला, जिसकी चरम परिणति स्वतंत्रता एवं देश के विभाजन के रूप में सामने आई थी। और दूसरा, श्रमिक, किसानों एवं राज्य के लोगों द्वारा असंगठित स्थानीय एवं उग्रवादी जन प्रदर्शन, इसने राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण कर लिया था। तो इस तरह की गतिविधियों में आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को रिहा करने से संबंधित आंदोलन, इस तरह की गतिविधियों में आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को रिहा करने से संबंधित आंदोलन थे। शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह, पंजाब किसान मोर्चा का आंदोलन, ट्रावनकोर के लोगों का संघर्ष और तेलंगाना आंदोलन प्रमुख था इन गतिविधियों में। सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन क्यों आया था? जब सरकार ने जून 1945 में कांग्रेस से प्रतिबंध हटा करके उसके नेताओं को रिहा किया, तो उसे उम्मीद थी कि इससे जनता हतोत्साहित होगी, लेकिन इसके स्थान पर भारतीयों का उत्साह क्या हो गया? 2 गुना हो गया। 3 वर्षों के दमन से जनता में सरकार के विरुद्ध तीव्र रोष का संचार हो चुका था। राष्ट्रवादी नेताओं की रिहाई से जनता की उम्मीदें और बढ़ गई। जबकि सरकार कांग्रेस से प्रतिबंध हटा करके उससे नेताओं को जब रिहा किया तो उसने क्या उम्मीद किया था कि जनता हतोत्साहित हो जाएगी, लेकिन इन नेताओं की रिहाई से जनता की उम्मीदें और बढ़ गई। रूढ़िवादी सरकार के समय ही वेवेल योजना मौजूदा संवैधानिक संकट को हल करने में विफल रहे थे। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में श्रमिक दल सत्ता में आया। क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और पैट्रिक लॉरेंस नए भारत सचिव बने। अगस्त 1945 में केंद्र एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए चुनावों की घोषणा की गई। कब की गई? अगस्त 1945 में। इसके बाद
सितंबर 1945 में सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा गठित की जाएगी। युद्ध के बाद एक संविधान सभा गठित की जाएगी। सरकार के रुख में परिवर्तन जो आए थे वो कई कारकों से प्रभावाधीन आया। सरकार के रुख में परिवर्तन के कई कारकों के परिवर्तन में कई कारकों के प्रभावाधीन आया था। तो क्या था? युद्ध की समाप्ति के बाद, पहला तो युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व शक्ति संतुलन परिवर्तित हो गया। ब्रिटेन अब महाशक्ति नहीं रहा और अमेरिका एवं सोवियत संघ विश्व की दो महान शक्तियों के रूप में उभरे। इन दोनों ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। दूसरी चीज़, ब्रिटेन की नई लेबर सरकार भारतीय मांगों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखती थी। संपूर्ण यूरोप में इस समय समाजवादी लोकतांत्रिक सरकारों के गठन की लहर चल रही थी। ब्रिटिश सैनिक हतोत्साहित और थके हुए थे और ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो विशेष करके वियतनाम एवं इंडोनेशिया में इस समय साम्राज्यवाद विरोधी वातावरण था। यहाँ पे उपनिवेशी शासन का तीव्र विरोध किया जा रहा था और अंग्रेज अधिकारियों को भय था कि कांग्रेस फिर से नया आंदोलन प्रारंभ करके 1942 के आंदोलन की पुनरावृत्ति कर सकती है। ये भय था अधिकारियों को। सरकार का मानना था कि यह आंदोलन 1942 के आंदोलन से ज़्यादा भयंकर हो सकता है क्योंकि इसमें कृषक असंतोष, संचार व्यवस्था पर प्रहार, मजदूरों की दुर्दशा, सरकारी सेवाओं से असंतुष्ट और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों जैसे कारकों का गठजोड़ बन सकता है। इसलिए ये जो आंदोलन होगा वो कई ज़्यादा भयंकर हो सकता है। तो सरकार इस बात से भी चिंतित थी कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का अनुभव सरकार के विरुद्ध हमले में प्रयुक्त किया जा सकता है। युद्ध के समाप्त होते ही भारत में चुनावों का आयोजन तय था क्योंकि 1934 में केंद्र के लिए और 1937 में प्रांतों के लिए जो चुनाव हुए थे उसके बाद दोबारा चुनावों का आयोजन नहीं किया गया था। इसलिए युद्ध के समाप्त होते ही भारत में चुनावों का आयोजन तय था। वैसे तो ब्रिटेन भारतीय उपनिवेश को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी सत्तारूढ़ लेबर सरकार समस्या के शीघ्र समाधान के पक्ष में थी। सरकार का चुनाव अभियान एवं आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। 1946 में सर्दियों में चुनावों के आयोजन की घोषणा की गई थी। इन चुनावों में अभियान के समय राष्ट्रवादी नेताओं के समक्ष ये उद्देश्य था कि वो न केवल वोट पाने का प्रयास करेंगे बल्कि लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को और सशक्त बनाएंगे। चुनाव अभियान में राष्ट्रवादियों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों को खुल करके, सरकार की जो दमनकारी नीति थी उसका खुल करके आलोचना किया। कांग्रेसी नेताओं ने शहीदों की देशभक्ति और त्याग की प्रशंसा और सरकार की आलोचना करके भारतीयों में देश प्रेम की भावना को संचारित करने का प्रयत्न किया। किसने? कांग्रेसी नेताओं ने किया। कांग्रेस नेताओं ने 1942 के आंदोलन में नेतृत्व विहीन जनता के साहसी प्रतिरोध की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अनेक स्थानों पर शहीद स्मारक बनाए गए और पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए धन एकत्रित किया गया। सरकारी दमन की कहानियों को विस्तार से जनता के बीच में सुनाया जाता था। दमनकारी नीतियां अपनाने वाले अधिकारियों की निंदा की जाती थी और उनके विरुद्ध जांच करा करके उन्हें सजा देने की धमकी भी दी जाती थी, लेकिन सरकार इन गतिविधियों में रोक लगाने में असफल रही। राष्ट्रवादियों के इन कार्यों से जनता सरकार से और भयमुक्त हो गई। उन सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार की स्थापना लगभग सुनिश्चित हो गई जहां पे सरकारी दमन ज़्यादा बर्बर था। इन कारणों से सरकार परेशान हो गई थी। अब सरकार कांग्रेस के साथ में कोई भी सम्मानजनक समझौता करने के लिए मजबूर से देखने लगी थी। सरकार के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाए जाने के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में जितनी भी तीव्र प्रतिक्रिया हुई उसकी कल्पना ना तो कांग्रेसी नेताओं को और न ही सरकार को था। जो चीज़ उभर के आई, पूरा देश इन सैनिकों के बचाव में आगे आ गया था। इससे पहले सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इन सैनिकों पर मुकदमा चलाया जाएगा। कांग्रेस ने सैनिकों के बचाव के लिए आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। सैनिकों को आर्थिक सहायता देने और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति भी बनाई गई। आज़ाद हिंद फौज का मानसिक प्रभाव अत्यंत प्रबल था
और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था आज़ाद हिंद फौज के बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई के पक्ष में जन और नेतृत्व स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन। इस संदर्भ में दो साम्राज्यवादी नीतियों का सशक्त प्रभाव पड़ा। एक तो पहले ही सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया, और दूसरा मुकदमा नवंबर में लाल किले में एक हिंदू प्रेम कुमार सहगल, एक मुसलमान शाहनवाज खान और एक सिख गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को एक ही कटघरे में खड़ा करके चलाया। लाल किला में बचाव पक्ष में भोला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू के साथ नेहरू भी थे। काटजू और आसफ अली उनके सहायक थे। इसके अतिरिक्त वियतनाम और इंडोनेशिया में भी उपनिवेशी शासन की स्थापना के लिए भारतीय सेना की टुकड़ियों का प्रयोग किए जाने से ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पुख्ता हुई। इससे शहरी वर्ग और सैनिकों दोनों में असंतोष जागा। आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को कांग्रेस का समर्थन मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में बम्बई में पहली बार आयोजित हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों के समर्थन में इस सशक्त प्रस्ताव पारित किया गया और उन्हें पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की गई। आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों पर चलाए जा रहे मुकदमे में भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुए और इनके समर्थन में वकालत की। आज़ाद हिंद फौज जांच एवं राहत समितियों ने युद्धबंदियों और उनके आश्रितों के लिए धन और खाद्यान्न की व्यवस्था की और उनके लिए रोजगार के अवसर जुटाए। जनता को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया गया। तो इस तरीके से आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को कांग्रेस का समर्थन मिला था। आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के समर्थन में आंदोलन कैसे चलाए गए, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, इनके बारे में हम जानेंगे। आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को रिहा करने के लिए भारतीयों ने जिस अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया था और इनके समर्थन में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन और प्रदर्शन किए गए वो अप्रत्याशित था। इस संबंध में चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शन को समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया। इससे आंदोलन को काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। आंदोलन के समर्थन में समाचार पत्रों में संपादकीय लेख लिखे गए और पैम्फलेट्स बांटे गए। इनमें सरकार को धमकी दी जाती थी और जनता से आंदोलन के समर्थन में आगे आने का आह्वान किया जाता था इस संपादनों में। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया जाता था और सरकार के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किए जाते थे। 1 से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह का आयोजन किया गया। 1 से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह का आयोजन किया गया और 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। ठीक है, 1 से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह का आयोजन किया गया। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से भी आंदोलन का दायरा काफ़ी बढ़ा। समाज के सभी वर्गों और सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। दिल्ली, पंजाब, बम्बई, बंगाल, मद्रास और संयुक्त प्रांत आंदोलन के मुख्य केंद्र थे, लेकिन अजमेर, बलूचिस्तान, असम, कुर्ग, ग्वालियर और दूर दराज के गांवों में भी आंदोलन का काफ़ी प्रभाव था। सरकार के विरुद्ध जनता विभिन्न तरीकों से अपने रोष का प्रदर्शन कर रही थी। छात्र जो थे वो सबसे अधिक सक्रिय थे। छात्रों ने न केवल शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया बल्कि सभाओं, प्रदर्शन, हड़ताल का भी आयोजन किया। कई स्थानों पर पुलिस से उनकी मुठभेड़ भी हो गई थी। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। कोष एकत्रित किया गया। कोष में नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों, गुरुद्वारा समितियों, प्रवासी भारतीयों, कैम्ब्रिज मजलिस, कलकत्ता और बम्बई की फिल्मी सितारे और अमरावती के तांगे वाले इत्यादि ने चंदा दिया। विभिन्न स्थानों पर किसान सभाएं आयोजित की गई और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को रिहा करने की मांग की गई। जिन राजनीतिक दलों ने आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों का समर्थन किया था उनमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनवादी, अकाली जस्टिस पार्टी, रावलपिंडी के अहरार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और सिख लीग प्रमुख थी।
आज़ाद हिंद फौज आंदोलन की व्यापकता इतनी अधिक थी कि अभी तक ब्रिटिश राज्य के परंपरागत समर्थन माने जाने वाले सरकारी जो कर्मचारी थे और सशस्त्र नेताओं के लोग भी सरकार के विरुद्ध हो गए और उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन किया। सरकारवादियों और उदारवादियों दोनों ने सरकार से आग्रह किया कि भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए वो युद्ध बंदियों को रिहा कर दे। सरकार कर्मचारी और सशस्त्र नेताओं के लोगों को युद्धबंदियों से पूरी सहानुभूति थी। वो सरकार विरोधी सभाओं में जाते थे, भाषण सुनते थे और पैसे भी भेजते थे। तो इस तरह से आज़ाद हिंद फौज के आंदोलन ने न केवल ये सिद्ध किया कि भारतीयों के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार केवल भारतीयों को है, बल्कि उसने ये अधिकार भी प्राप्त किया कि ब्रिटेन आज़ाद हिंद फौज के मुद्दे की महत्ता से भलीभांति परिचित हो चुका था। अब भारत बनाम इंग्लैंड का मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था और दिन ब दिन भारतीय आंदोलन पूर्ण आज़ादी के रंग से रंगने लगा। इसके बाद 1945 से 46 में विद्रोह की 3 घटनाएं हुई। 1946 से 56 की सर्दियों में भारतीयों की प्रखर राष्ट्रवादी भावना का उभार अंग्रेज अधिकारियों के साथ टकराव के रूप में सामने आया। इस समय विद्रोह की 3 घटनाएं हुई। कौन कौन सी? पहला, 21 नवंबर 1945 में कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे को लेकर। दूसरा, 11 फरवरी 1946 को कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास सुनाए जाने को लेकर। और तीसरा, 18 फरवरी 1946 को बम्बई में जब रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने हड़ताल कर दिया। तो ये 3 घटनाएं सामने आई थी। आगे बात करते हैं त्रिस्तरीय पैटर्न पे। सभी 3 विद्रोहों का एक समान त्रिस्तरीय पैटर्न था। पहले चरण में छात्रों एवं नाविकों के किसी समूह द्वारा अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर देना और फिर उनका दमन करना। इस दिन 21 नवंबर 1945 को फॉरवर्ड ब्लॉक के छात्रों का जुलूस कलकत्ता में सरकारी सत्ता के केंद्र डलहौजी स्क्वायर की ओर बढ़ा। जुलूस में छात्र फेडरेशन और इस्लामिया कॉलेज के छात्र भी शामिल थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया और वो छात्रों को तितर-बितर करने में सफल नहीं हो सके। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी तो चार्ज किया, लेकिन वो छात्रों को तितर-बितर करने में सफल नहीं थी। उल्टे छात्रों ने पुलिस पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। इसके जवाब में पुलिस ने छात्रों पर गोलियां चला दी। इस घटना में 2 छात्रों की मृत्यु हो गई और 52 छात्र घायल हो गए थे। विद्रोह की दूसरी घटना 11 फरवरी 1946 को आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन अब्दुल रशीद की 7 वर्ष का कारावास दिए जाने के निर्णय से संबंधित था। इस घटना में एक प्रतिवादी जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व मुस्लिम लीग के छात्रों ने किया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन भी इस जुलूस में शामिल हुए थे। पुलिस ने धर्मतल्ला स्ट्रीट पर कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे छात्र उत्तेजित हो गए और विरोध स्वरूप उन्होंने डलहौजी स्क्वायर क्षेत्र में धारा 144 का उल्लंघन किया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई लोगों को बंदी बना लिया। रॉयल इंडियन नेवी, जो कि भारतीय शाही सेना थी, इस विद्रोह में 18 फरवरी 1946 की शुरुआत में बम्बई में हुई थी। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी के इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी बम्बई में 18 फरवरी 1946 को, जब HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने निम्न कारणों से हड़ताल कर दिया था। किन किन कारणों से हड़ताल किया था नाविकों ने? नस्लवादी भेदभाव, जिसमें कि भारतीय नाविक अंग्रेज सैनिक के बराबर वेतन की मांग कर रहे थे। अखाद्य भोजन। नाविक BC दत्त द्वारा HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉयल इंडियन नेवी के नाविक उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा, इंडोनेशिया में भारतीय सेना का प्रयोग और उसकी वापसी की मांग, ये सारे जो थे ये इन नाविकों के इन्हीं कारणों से जो है कि हड़ताल कर दिया गया था। अधिकारियों ने तिरंगे फहराए और जहाजी बेड़ों पर जगह जगह झंडे लगा दिए। शीघ्र ही कैसल और फोर्ट बैरक भी हड़ताल में शामिल हो गए। आंदोलनकारी कांग्रेस के झंडों से सजी गाड़ियों में बैठक पर पूरे बम्बई में घूमने लगे। उन्होंने कुछ स्थानों पर यूरोपीय और
को धमकाया और कुछ दुकानों के कांच तोड़ दिए। भारतीयों ने आंदोलनकारियों को भोजन पहुंचाया और दुकानदारों ने उन्हें आमंत्रित किया कि वो अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं दुकानों से निःशुल्क ले सकते हैं, फ्री में ले सकते हैं। दूसरे चरण में क्या हुआ? त्रिस्तरीय जो थी पैटर्न, दूसरे चरण की बात करते हैं। पहले चरण तो हम समझ गए। दूसरे चरण में पूरे शहर के लोगों का आंदोलनकारियों की मांग में शामिल हो जाना। पूरे शहर के लोग जो है आंदोलनकारियों की मांगों में शामिल हो गए। विद्रोह के दूसरे चरण में शहर के लगभग सभी लोग आंदोलनकारियों के साथ हो गए थे। इस चरण में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं अत्यंत उग्र हो गई थी और बम्बई और कलकत्ता में सारा कामकाज ठप पड़ गया था। शुरू में शहरवासियों ने आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन किया था और उनकी मांगों के समर्थन में सभा, जुलूस और हड़तालों का आयोजन भी किया था। बाद में जगह जगह अवरोध खड़े हो गए। गलियों और मकानों की छतों से लड़ाइयाँ की गई, यूरोपीय पर हमले किए गए और थानों, बैंकों, डाकघरों और अनाज की दुकानों में आग लगा दी गई। एक ईसाई संगठन YMCA के केंद्र में भी आगजनी की घटनाएं हुई। ट्राम के दफ्तर और रेलवे स्टेशन पर भी आक्रमण किए गए और बलपूर्वक रेल और सड़क यातायात को अवरुद्ध कर दिया गया। तो ये दूसरे चरण में हुई थी। तीसरा पैटर्न क्या था? तीसरे चरण में देश के दूसरे हिस्से के लोगों द्वारा आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता की अभिव्यक्ति हुई। इस चरण में देश के अन्य हिस्से के छात्रों ने आंदोलनकारी छात्रों और नाविकों के समर्थन और उनमें सहानुभूति में शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया और हड़ताल और प्रदर्शन का आयोजन किया। छात्रों ने जुलूस भी निकाले और सरकार की भर्त्सना की। दूसरे जहाज के नाविकों ने भी विद्रोह कर दिया। बम्बई के बाद कराची में नाविकों ने हड़ताल कर दी। HMIS हिंदुस्तान और एक अन्य जहाज के नाविकों और 3 तटवर्ती प्रतिष्ठान के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, दिल्ली, कोचीन, जामनगर, अंडमान, बहरीन और अदन में भी रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल कर दिया। बम्बई, पूना, कलकत्ता, जैसोर और अंबाला में रॉयल इंडिया एयरफोर्स के कर्मचारियों ने सहानुभूति हड़ताल की। जबलपुर और कोलाबा के सैनिकों ने भी असंतोष व्यक्त किया। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने नाविकों से आग्रह किया कि वो आत्मसमर्पण कर दें और उन्हें आश्वासन दिया कि सभी राष्ट्रीय दल आंदोलनकारियों के विरुद्ध चलाए गए मुकदमों में उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। विद्रोह की तीनों घटनाओं की शक्ति और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। विद्रोह की ये जो तीनों घटनाएं हुई थी, ये घटनाएं कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण थी। जैसे कि इनके द्वारा जनता के बेखौफ लड़ाकूपन की समर्थन अभिव्यक्ति हुई। इनके द्वारा जनता के बेखौफ लड़ाकूपन की समर्थन अभिव्यक्ति हुई। सशक्त नेताओं के विद्रोह का जनता के मनोमस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा और वो बिल्कुल निर्भीक हो गई। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की पूर्ण समाप्ति के रूप में देखा और इस तिथि को वो स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाने लगे। इन विद्रोहों ने ब्रिटिश सरकार को कुछ रियायतें देने के लिए विवश किया। जैसे 1 दिसंबर 1946 को सरकार ने घोषणा की कि आज़ाद हिंद फौज के केवल उन्हीं सैनिकों पर मुकदमा चलाएगा जिन पर हत्या या क्रूर अपराधों में शामिल होने का आरोप है। जनवरी 1947 में पहले बैच को दी गई कैद की सज़ा समाप्त कर दी गई। फरवरी 1947 तक हिंद, चीन एवं इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया गया। एक उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल भारत भेजने का निर्णय किया गया। जनवरी 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय भी लिया गया। तो ये कुछ चीज़ें ब्रिटिश सरकार को ये रियायतें देने के लिए विवश किया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार से इस प्रत्यक्ष उग्रवादी और हिंसक मुठभेड़ की कुछ सीमाएं भी थी। इसमें समाज के सापेक्षिक रूप से ज़्यादा लड़ाकू हिस्से भी शामिल हो सकते थे। इन विद्रोहों में उन उदारवादी और परंपरा प्रिय समूहों के लिए कोई भी स्थान नहीं था जिन्होंने INA के युद्धबंदियों का समर्थन किया था, जो इससे पूर्ववर्ती विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन के आधार स्तंभ थे। ये विद्रोह और उसमें जनता की सहभागिता अल्पकालिक थी। हड़तालों में भी मजदूर ही सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। बाकी अन्य वर्ग जो थे वो ज़्यादा तत्पर नहीं दिखाई दिए।
विद्रोह का प्रसार भी सीमित था और ये कुछ शहरों तक ही सीमित रहा, जबकि आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के समर्थन से चलाया गया जो आंदोलन था वो दूर दराज गांवों में भी पहुंचा था। विद्रोह के सीमित प्रसार के कारण सरकार को दमन करने और नियंत्रण स्थापित करने में आसानी हुई। थल सेना ने भी रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों का साथ नहीं दिया। इससे ब्रिटिश सरकार को नाविकों के विद्रोह को दबाने में उसकी सहायता मिल सकी थी। बम्बई में तो मराठा बटालियन ने नाविकों को घेर लिया और खदेड़ उनकी बैरकों में। इस विद्रोह के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण ये तथ्य भी उभर करके सामने आया था कि अभी भी ब्रिटिश सरकार की दमन करने की नीति अक्षुण्ण थी और उसके कठोर इस्तेमाल का इरादा भी बना हुआ था। नौकरशाही के मनोबल में उल्लेखनीय गिरावट आने के बावजूद भी सरकार दमन का सहारा लेकर किसी भी आंदोलन को कुचलने की रणनीति अपनाने लगी थी। इस विद्रोह के दौरान जो सांप्रदायिक एकता परिलक्षित हुई उसकी भी सीमाएं थी। ये जन एकता कम संगठनात्मक एकता ज़्यादा थी। केवल रशीद अली के मुकदमे का प्रतिवाद करने के मुद्दे पर ही कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठनों में एकता स्थापित हो सकी थी और ये एकता भी कुछ समय के लिए था। कलकत्ता, जहाँ पे फरवरी 1946 में लोगों ने नाविकों के समर्थन में सराहनीय एकता प्रदर्शित किया था, अगस्त 1946 में सांप्रदायिक दंगों की आग में जल उठा था। वैसे तो नाविकों ने मुस्लिम लीग, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों के झंडे साथ साथ जहाज़ों पर लगाए थे, लेकिन वैचारिक स्तर पर उनमें तीव्र मतभेद था और संप्रदायवाद से वो गहरे प्रभावित थे। नीतिगत मसलों पर विचार विमर्श के लिए अधिकांश नाविक जहाँ पे कांग्रेस के पास जाते थे, वहीं पे मुसलमान नाविकों का ज़्यादा झुकाव मुस्लिम लीग की ओर था। राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अपने संप्रदाय विशेष के नाविकों को अपने प्रयासों से प्रभावित करने की चेष्टा की। यह अवधारणा की कि इन विद्रोहों में प्रदर्शित सांप्रदायिक एकता को यदि राष्ट्रवादी नेता सुदृढ़ और स्थायी बना देते तो देश को विभाजन की आग से बचाया जा सकता था। एक विचारात्मक प्रतिक्रिया है। वैसे तो इस तथ्य में कोई भी यथार्थ नहीं है, अधिकांश इतिहासकार का भी यही मत है। आगे जानेंगे कि कांग्रेस की क्या रणनीति थी। 1945 के समय में ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका था कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में कांग्रेस ही सबसे प्रमुख संस्था है। जहाँ भी साम्राज्यवादी सत्ता को चुनौती दी गई या सरकार विरोधी झंझावात आया, वहाँ पे कांग्रेस ही सर्वाधिक सक्रिय थी और उसने ही जनता की आवाज़ को सबसे ज़्यादा मुखरित किया। चाहे आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों का मामला हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध सरकारी दमन की बात, कांग्रेस ही इन मुद्दों के समर्थन या फिर आलोचना में सबसे ज़्यादा प्रखर संस्था थी। जन सामान्य में कांग्रेस की गहरी पैठ थी और उसके नेताओं को बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें और उनके नेताओं को अपनी निरंतर मुखरता और जनप्रिय नीतियों के कारण कांग्रेस ने पूरे राष्ट्र में साम्राज्यवाद विरोधी चेतना का प्रसार किया और अंग्रेजी शासन की नींव हिला करके रख दी। 1945-46 की सर्दियों में जो 3 बड़े विप्लव हुए थे, उनमें मुख्य तौर पर कांग्रेस द्वारा उत्पन्न की गई राष्ट्र प्रेम की भावना ने ही मुख्य भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के प्रयासों से ही तत्कालीन जनता ऊर्जावान बन सकी थी और इन तीनों विद्रोहों में उसने अपनी उपनिवेशवादी घृणा को खुल करके अभिव्यक्त किया। चाहे INA युद्धबंदियों की बात हो या फिर रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों का मसला, कहीं भी कांग्रेस पीछे नहीं रही थी और हर जगह प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से उसने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। विद्रोहों के बाद किए गए सरकारी सर्वेक्षणों और जांचों से भी ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि इन विद्रोहों की प्रेरणादायक संस्था कांग्रेस ही थी, न कि मुस्लिम लीग या कम्युनिस्ट पार्टी। इन तीनों विद्रोह उन पूर्ववर्ती राष्ट्रवादी गतिविधियों का विस्तार ही था जिनसे कांग्रेस अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। इन विद्रोहों में उसकी भूमिका सिर्फ समर्थक दल की ही नहीं थी, बल्कि उसने रणनीति तय करने और कार्यवाहियों के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन विद्रोहों को पूर्ववर्ती घटनाओं से इस आधार पर पृथक किया जा सकता था कि इनमें जो विरोध प्रदर्शन था, इन विरोध प्रदर्शन का जो तरीका अपनाया गया था वो पहले से भिन्न था, अलग था। पूर्ववर्ती घटनाओं में राष्ट्रीय अखंडता की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति होती थी, जबकि इन विद्रोहों में सत्ता को स्पष्ट एवं हिंसक चुनौती दी गई थी।
वैसे तो अपनी रणनीति और समय के मद्देनज़र कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इन विद्रोहों का समर्थन नहीं किया। समझौतावादी रुख कांग्रेस की रणनीति का अभिन्न हिस्सा था। उसके विचार में प्रतिवाद का ये रूप और उसका समय दोनों ही उपयुक्त नहीं है, इसलिए समझौते की रणनीति सबसे उचित है। उसका मानना था कि भारतीय अभी इतने तैयार नहीं हैं कि उपनिवेशवादी शासन का समूल उखाड़ फेंके। इसलिए उसने आंदोलनकारी जनता और नाविकों को सलाह दी कि वो हिंसक प्रतिवाद का रास्ता छोड़ दे और कांग्रेस के झंडे तले आकर के उपयुक्त ढंग से जो बताया गया है उससे संघर्ष करने में सहयोग प्रदान करें। उसने कहा कि कांग्रेस उचित समय की प्रतीक्षा में है और उस समय आने पर ही वो संघर्ष का बिगुल बजाएगी समय आने पर। गांधी जी ने संघर्ष के लिए विद्रोह का तरीका अख्तियार करने की प्रक्रिया को निंदनीय कहा। गांधी जी ने संघर्ष के लिए जो तरीका अपनाया गया था, इस विद्रोह का जो तरीका था, वो अख्तियार करने की प्रक्रिया को निंदनीय कहा। उन्होंने कहा कि एक तो विद्रोह करना गलत है और यदि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया है तो ये दोहरी गलती है। उनका मानना था कि यदि लोगों को किसी भी प्रकार का शिकवा शिकायत है तो इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं से सलाह करनी चाहिए और अपने उद्गारों की अभिव्यक्ति उचित ढंग से करनी चाहिए अगर शिकायत है तो। चुनाव के नतीजे कैसे आए, मतलब किसको कितना मत मिला। सबसे पहले जानेंगे कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में। कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहा। कांग्रेस को 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त हुए थे। केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी सेंट्रल असेंबली की 101 में से 57 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। प्रांतीय चुनावों में इसने बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़ करके लगभग सभी अन्य प्रांतों में बहुमत प्राप्त कर लिया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम में भी कांग्रेस को बहुमत मिला, जहां की मुस्लिम लीग ये दावा कर रहे थे कि एक पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां पे भी कांग्रेस को बहुमत मिला। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन कैसा रहा। मुस्लिम लीग को 86.6% मुस्लिम वोट मिले। केंद्रीय व्यवस्थापिका में इसने 30 आरक्षित स्थानों पर कब्जा किया। प्रांतीय चुनावों में इसने बंगाल व सिंध में बहुमत प्राप्त किया। 1937 के चुनावों के विरुद्ध इस बार मुस्लिम लीग मुसलमानों की मुख्य पार्टी बन गई। पंजाब, ये यूनियनवादी कांग्रेस और अकाली गठबंधन ने खिज्र हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई। पंजाब में चुनाव के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। इन चुनावों की पूर्ववर्ती विद्रोहों में परिलक्षित होने वाली सशस्त्र ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के स्थान पर सांप्रदायिक मत विभाजन का मुद्दा ज़्यादा प्रभावी रहा था। इसके क्या कारण थे। एक तो पृथक निर्वाचन पद्धति था, दूसरा सीमित मताधिकार थे, यानी प्रांतीय चुनावों में कुल जनसंख्या के केवल 10% हिस्से ने ही मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए चुनावों में कुल जनसंख्या का केवल 1% भाग ही मताधिकार के योग्य माना गया था, तो मताधिकार सीमित है। ये दो कारण थे। कैबिनेट मिशन। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। कौन कौन। 3 थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर जो कि एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या फिर नौसेना मंत्री था। तो इन तीनों को इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे और इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना था। अंग्रेजों की भारत से वापसी क्यों अपरिहार्य प्रतीत होने लगी थी। सरकार विरोधी संघर्ष में राष्ट्रवादियों की सफलता से उनकी विजय निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी थी। राष्ट्रवाद अब समाज के उन वर्गों और क्षेत्रों तक पहुंच चुका था जो कि अब तक इस प्रक्रिया से अछूते थे, उन वर्ग तक पहुंच चुका था। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के 1939 के अंत तक भारतीय सिविल सेवा में यूरोपीय की जो सर्वोच्चता स्थापित थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। इसका प्रमुख कारण इन सेवाओं में भारतीयों का बढ़ता प्रतिनिधित्व और सेवाओं का भारतीयकरण था। इन सेवाओं के भारतीयकरण से यूरोपों में असंतोष बढ़ने लगा था और धीरे धीरे उनकी रुचि इन सेनाओं के प्रति कम होने लगी थी।
इसके साथ में नौकरशाही और सरकार भक्त तबके में भी असंतोष बढ़ने लगा था। लंबे विश्व युद्धों के कारण भारत में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गई थी और धीरे धीरे दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो रहा था। अंग्रेज सरकार की समझौतावादी और दमनकारी नीति की अपनी कुछ सीमाएं थी। साथ ही इसमें विरोधाभास प्रकट होने लगा था। जैसे कि क्रिप्स मिशन के बाद सरकार पूर्ण स्वतंत्रता को छोड़ करके केवल सीमित समझौते की नीति पर ही चल रही थी। जब अहिंसक असहयोग आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने दमन का सहारा लिया तो उसका फांसीवादी चेहरा अनावृत हो गया, और जब सरकार ने आंदोलनों के विरुद्ध दमन का सहारा लेने से बचने की कोशिश की तो नौकरशाही हताश हुई और सरकार की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट गई। सरकार द्वारा कांग्रेस के प्रति प्रेम दिखाए जाने से उसके भक्त असंतुष्ट हो गए। सरकार की इन विरोधाभासी नीतियों के कारण नौकरशाही असमंजस की स्थिति में फंस गई, जो कि अभी तक सर्वश्रेष्ठता की भावना पाले हुए थी कि किसी भी स्थिति में भारतीयों के समक्ष झुकने को तैयार नहीं थे। चुनाव के बाद में विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस सरकारों के गठन से ये स्थिति और जटिल हो गई और नौकरशाही और राष्ट्रभक्त असमंजस के दल में आकंठ डूब गए। संविधानवाद या कांग्रेस राज्य के भारतीयों में जुझारूपन की प्रवृत्ति को और सशक्त बना दिया गया और राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार को और तेज कर दिया गया। आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के समर्थन में पूरे राष्ट्र ने जिस अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया, उससे सरकार सत्ते में आ गई थी। तदुपरांत रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों के विद्रोह से सरकार के सम्मुख ये बात स्पष्ट हो गई कि अब वो सेना पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर सकती। उसने महसूस किया कि यदि कांग्रेस ने अब कोई आंदोलन प्रारंभ किया तो उसे प्रांतीय कांग्रेस सरकार भी खुल करके सहयोग प्रदान करेगा। तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीयों के पूर्ण दमन का एक ही उपाय था, अंतरिम शासन व्यवस्था। लेकिन अब ये व्यवस्था असंभव प्रतीत होने लगी थी क्योंकि सरकार के पास अब पर्याप्त संख्या में दक्ष अधिकार नहीं थे। ब्रिटिश सरकार अब ये सोचने पर विवश हो गई कि जन आंदोलन के दैत्य को दफन करने के लिए भारतीयों से समझौता अपरिहार्य हो चुका है और भविष्य में भारत ब्रिटिश संबंधों को अच्छा बनाए रखने का एकमात्र यही उपाय है। तो ब्रिटेन में भी सरकार और उच्च नीति नियामक ये महसूस करने लगे कि अंग्रेज की सम्मानपूर्वक वापसी का यही एक उपाय है। अंग्रेजों की सम्मानपूर्वक वापसी का यही एक उपाय है कि भारतीयों से समझौता कर लिया जाए तथा शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें सत्ता सौंप दी जाए। कैबिनेट मिशन योजना की पूर्व संध्या। कैबिनेट मिशन योजना की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने मांग किया कि वो एकीकृत केंद्र में ही सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को स्वीकार करेगी। अल्पसंख्यकों की मांग के संबंध में उसकी नीति थी कि मुस्लिम बहुल प्रांतों को आत्मनिर्णय द्वारा केंद्र में विलय होने का अधिकार है। लेकिन उसने ये स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो के उपरांत ही पूर्ण होगी, भारत छोड़ो आंदोलन के। ब्रिटेन की मंशा भी यही थी कि वो संयुक्त एवं मैत्री भाव वाले भारत को सत्ता हस्तांतरित करे और राष्ट्रमंडल की सुरक्षा के लिए भारत को सक्रिय साझेदार बनाए, क्योंकि ब्रिटेन का मानना था कि विभाजित भारत से राष्ट्रमंडल की शक्ति क्षीण होगी और ब्रिटिश सर्वोच्चता की उसकी नीति प्रभावित होगी। 1946 में ब्रिटेन की संयुक्त भारत के संबंध में स्पष्ट नीति थी, जो कि उसकी पूर्ववर्ती नीतियों से सर्वथा भिन्न थी। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा कि अल्पसंख्यकों की मांगें विचारणीय हैं, परंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। ये घोषणा शिमला सम्मेलन में सरकार द्वारा अपनाई गई उस घोषणा से बिल्कुल अलग थी जिसमें वायसराय वेविल ने जिन्ना को संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया था। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कैसे हुआ? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं से कुछ मुद्दों पर कई दौर की बातचीत की। कौन कौन से मुद्दे थे? अंतरिम सरकार, भारत को स्वतंत्रता देने एवं नए संविधान के निर्माण के लिए आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय,
ठीक है, इन मुद्दों पर। जब एकता या विभाजन के आधारभूत मुद्दे पर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों में कोई भी सहमति नहीं हो सकी तो मिशन ने अपनी ओर से संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए मई 1946 में योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, उसके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे। पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग अस्वीकार कर दी गई, क्योंकि पाकिस्तान के गठन से बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम जनसंख्या उसमें सम्मिलित हो जाएगी, जैसे उत्तर पश्चिम में 38% जनसंख्या और उत्तर पूर्व में 48% जनसंख्या। सांप्रदायिक आत्मनिर्णय के सिद्धांत से नई समस्याएं खड़ी हो सकती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्या में थे और पंजाब में जालंधर व अम्बाला डिवीज़न में हिंदू व सिख बहुसंख्यक थे, तो इसलिए वो भी विभाजन की मांग कर सकते थे। दूसरी ओर कुछ सिख नेता पहले से ही राग अलाप रहे थे कि यदि देश का विभाजन किया गया तो वो भी पृथक राज्य की मांग उठाएंगे। पंजाब और बंगाल के विभाजन से क्षेत्रीय संधियां खतरे में पड़ सकती थी। विभाजन से प्रशासनिक और आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती थी, जैसे कि पाकिस्तान के पूर्व एवं पश्चिमी भागों के मध्य संचार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी। सशस्त्र नेताओं का विभाजन अत्यंत खतरनाक हो सकता था। तो ये योजना के कुछ मुख्य बिंदु थे। तो प्रांतीय विधान मंडलों का 3 समूहों में विभाजन हुआ। 3 समूह, समूह क, ख और ग। समूह क में मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक प्रांत था ये। समूह ख पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत और सिंध, ये मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत था। समूह ग बंगाल और असम, जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत है ये। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय, केंद्रीय, प्रांतीय एवं समूह स्तरों में विभाजन किया। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विभाजन किया गया त्रिस्तरीय में। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य और प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन मंडल में केवल 3 वर्ग माने गए थे। कौन कौन से वर्ग? मुस्लिम, सिख और अन्य, हिंदू सहित अन्य। प्रस्तावित संविधान सभा में 389 मेंबर होने थे, जिनमें से 292 मेंबर भारतीय प्रांत से और 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से और 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। ये एक उपयुक्त और लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जो कि परिमाण पर आधारित नहीं थी। इस संविधान सभा में समूह क, ख, ग तीनों के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने के लिए अलग अलग विचार विमर्श करेंगे और यदि संभव हुआ तो समूहों के लिए संविधान निर्माण का भी प्रयास करेंगे। तत्पश्चात तीनों समूहों के सदस्य यानी संपूर्ण संविधान सभा एक साथ बैठ करके संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर के एक भारतीय परिसंघ बनाया जाएगा। एकीकृत संघ रक्षा, संचार और विदेशी मामलों पर नियंत्रण रहेगा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक प्रश्नों का हल दोनों समुदायों की उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत के आधार पर किया जाएगा। हर प्रांत को अलग अलग कार्यपालिका और विधायिका के साथ में समूह बनाने का अधिकार होगा और प्रत्येक समूह को अपने अधीन रखे जाने वाले प्रांतीय विषयों के संबंध में निर्णय का अधिकार होगा। सत्ता हस्तांतरण के बाद भारतीय राज्यों से संबद्ध सर्वोच्च शक्ति न इंग्लैंड के पास होगी और न ही भारत के पास होगी। भविष्य में 552 देशी रियासतों का भारत में क्या स्थान होगा, इस विषय में ये रियासतें संविधान सभा से बातचीत करेगी और इस बीच इन रियासतों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय संविधान सभा और इंग्लैंड में सत्ता हस्तांतरण से उत्पन्न विवादों के निराकरण के लिए एक संधि के संदर्भ में बातचीत की आवश्यकता दर्शाई गई थी। सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, जिसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास में होंगे। तो समूह व्यवस्था के संबंध में सबकी अलग अलग व्याख्याएं हम देखेंगे। प्रत्येक पार्टी या समूह ने समूह व्यवस्था की अवधारणा को अपनी अपनी दृष्टि से देखा और उसकी अलग अलग व्यवस्था की सभी लोगों ने। कांग्रेस की बात करें तो ये कहें कि जब तक समूह व्यवस्था की अवधारणा वैकल्पिक है तब तक कैबिनेट मिशन योजना पाकिस्तान के निर्माण के विरुद्ध है। एकल संविधान सभा गठन विचारणीय है। मुस्लिम लीग का वीटो पावर समाप्त हो गया है। मुस्लिम लीग अनिवार्य समूहीकरण की व्यवस्था में पाकिस्तान का निर्माण अभूतपूर्व है। ये मुस्लिम लीग ने व्याख्या किया। ठीक है, तो अपनी अपनी व्याख्या प्रदर्शित की। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में मुख्य आपत्तियां क्या रही? विभिन्न दलों ने अलग अलग आधारों पर कैबिनेट मिशन का विरोध किया। कांग्रेस ने क्या विरोध किया?
प्रथम आम चुनावों के होने तक समूह के रूपों में प्रांतों का इंतजार करना उचित व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस ने कहा, प्रांतों को ये छूट होनी चाहिए कि वो समूह में शामिल हो या नहीं। ये छूट हर प्रांतों को होनी चाहिए कि उन्हें समूह में शामिल होना है या फिर नहीं होना है। दूसरी चीज़ क्या, समूहों में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत है। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था न होने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती है, जो कि विदित है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाने थे। तो ये जो थी विरोध किया था कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग का क्या विरोध था? समूहीकरण की शर्त समूह ग और ख और ग के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, समूहीकरण की जो कंडीशन थी वो, और भविष्य में पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। समूहीकरण का जो शर्त था वो ख और ग के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, तभी जाकर के भविष्य में पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। लीग का सोचना ये था कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर देगी, तब सरकार अंतरिम सरकार के गठन के लिए लीग को आमंत्रित करेगी। इसके बाद स्वीकार्यता क्या क्या हुई? 6 जून को मुस्लिम लीग ने और 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना के दीर्घ अवधि के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। 6 जून को मुस्लिम लीग ने और 24 जून को कांग्रेस ने। जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में चुनाव संपन्न हुए। 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने कहा कि हम संविधान सभा में जाने, यानी ये निहित था कि संविधान सभा संप्रभु थी और प्रक्रिया नियमों का निर्णय करेगी। तो हम संविधान सभा में जाने के निर्णय के अतिरिक्त किसी और बात से बंधे नहीं हैं। इस बात की अधिक संभावना है कि किसी भी प्रकार का समूहीकरण नहीं होगा, जैसा कि NWFP और असम खंड ख और ग में शामिल होने से आपत्ति जताएंगे, नेहरू ने कहा। 29 जुलाई 1946 को क्या हुआ? नेहरू जी के कथन के प्रत्युत्तर में लीग ने दीर्घावधि योजना को मानने से इनकार कर दिया। नेहरू ने जो कहा उसके बाद इसके बाद क्या हुआ कि इनकार कर दिया। फिर पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही का आह्वान कर दिया। इसके बाद सांप्रदायिक विध्वंस और अंतरिम सरकार। 16 अगस्त को 1946 में भारतीय परिदृश्य में तेजी से बदलाव आ गया। अनेक स्थानों पर भीषण दंगे हो गए, जिसमें कि लगभग 5000 लोग मारे गए। सांप्रदायिक दंगों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कलकत्ता, सिलहट, नोआखली बिहार, त्रिपुरा और गढ़मुक्तेश्वर शामिल थे। गढ़मुक्तेश्वर आपके उत्तर प्रदेश में था। इसके बाद सरकार की प्राथमिकताओं में क्या परिवर्तन आया? वेवेल अब किसी भी प्रकार से कांग्रेस को अंतरिम सरकार में शामिल करने के लिए उत्सुक था, यहाँ तक कि लीग को इससे बाहर रखा गया था। सरकार का ये रवैया लीग के इस आग्रह के विरुद्ध था कि उसे सभी प्रावधान स्वीकार है और पहले की सरकार की सांप्रदायिक ताकतों को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रवाद की वैधता से इनकार करने और कांग्रेस की प्रतिनिधित्व प्रकृति से मना करने की प्रकृति के विरुद्ध था। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की निरंतरता ने ब्रिटेन से जागरूक और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके की मांग की। अंतरिम सरकार। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू और उनके सहकर्मियों ने वायसराय की काउंसिल के सदस्यों के रूप में शपथ ली। ये काउंसिल नेहरू के नेतृत्व में एक प्रकार से मंत्रिमंडल के रूप में काम करने लगी थी। नेहरू के नेतृत्व में काउंसिल के राष्ट्र समर्थक कार्यों और कांग्रेस की शक्ति में वृद्धि को देखते हुए वायसराय लॉर्ड वेवेल ने घबरा करके मुस्लिम लीग को काउंसिल में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। मुस्लिम लीग को काउंसिल में शामिल करना इसलिए अपेक्षित था क्योंकि उसके बिना काउंसिल असंतुलित थी। मुस्लिम लीग ने अब भी संविधान सभा में शामिल होने से अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड वेवेल ने यह सूचना दिया कि मुस्लिम लीग ने काउंसिल में शामिल होने के लिए स्वीकार कर दिया, जबकि उसने अस्वीकार कर दिया था। वेवेल के इस कार्य से मंत्रिमंडल में काउंसिल में असहयोग का वातावरण उत्पन्न हो गया और लीग द्वारा ये घोषणा कर दिए जाने पर कि उसने संविधान सभा में शामिल होने का कोई भी वादा नहीं किया था शामिल होने के लिए, वेवेल के लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई।
9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों की अनुपस्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध किया और पृथक पाकिस्तान की मांग को और अधिक प्रखर रूप में सामने रखा। आगे बढ़ने से पहले कुछ विचार हैं इस मामले में। B.R. टॉमलिंसन का विचार है कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य बढ़ती हुई खाई को ब्रिटिश कैबिनेट ने ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा। लिनलिथगो और कैबिनेट दोनों ने महसूस किया कि कांग्रेस और लीग के बीच की प्रतिस्पर्धा भारतीय स्वतंत्रता की मांग के विरुद्ध सबसे उपयुक्त हथियार है। किसने कहा? B.R. टॉमलिंसन ने। लॉर्ड वेवल का विचार था कि भारत में हमारी उपस्थिति का समय सीमित है तथा घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता का लगभग ह्रास हो चुका है। हमारी प्रतिष्ठा उन पूर्ववर्ती घटनाओं के कारण है जो कि हमने अपने व्यापारिक चरण में हासिल की थी, किंतु ये भी अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये अक्टूबर 1946 में विचार दिया। आगे अंतरिम सरकार के मंत्रियों के बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार के मंत्री थे। ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश मामले और कॉमनवेल्थ संबंध के मंत्री रहे। वल्लभ भाई पटेल बनाए गए गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। C.H. भाभा निर्माण, खनन और ऊर्जा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। आसफ अली रेलवे मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री, मुस्लिम लीग के थे लियाकत अली। अब मुस्लिम लीग के नेताओं की अंतिम सरकार के बारे में जानेंगे। अंतरिम सरकार में मतलब किस मंत्री में थे, किस विभाग में थे। इब्राहिम इस्लाम चुंडीगढ़ जो कि मुस्लिम लीग से थे, ये वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल रब निश्तर संचार मंत्री। गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री। ये 5 लोग मुस्लिम लीग से थे जो कि इसमें कैबिनेट मंत्री थे, अंतरिम सरकार में थे। आगे मुस्लिम लीग की गतिरोध उत्पन्न करने की मानसिकता और भविष्य की रणनीति के बारे में जानेंगे। 19 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। तो इसके बाद लीग की अनुपस्थिति में बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किए गए एक मसौदे को पारित किया गया, जिसमें एक स्वतंत्र पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य की स्थापना का आदर्श लक्ष्य था, जिससे स्वायत्तता, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण देने का अधिकार और सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ठीक है, ये मसौदे को पारित किया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें कि एक स्वतंत्र पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य की स्थापना का आदर्श लक्ष्य था, जिसे स्वायत्तता, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण देने का अधिकार तथा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए आहूत की गई अनौपचारिक बैठक में भी भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय और नियुक्तियों पर सवाल उठाए। वित्त मंत्री के रूप में लियाकत अली खां मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के कार्य में बाधक बन रहे थे। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था कि किसी भी तरह पृथक पाकिस्तान का निर्माण करना था। उसकी समस्त गतिविधियां और निर्णय इसी भावनाओं से ओतप्रोत थी, किसी तरीके से भी अलग पाकिस्तान में एक अलग प्रांत मिले। उसके लिए ये गृह युद्ध जैसी प्रक्रिया थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार से मांग किया कि वो या तो मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार को सहयोग देने के लिए कहे या फिर सरकार से अलग होने को कहे। फरवरी 1947 में मंत्रिमंडल के 9 कांग्रेस सदस्यों ने वायसराय को पत्र लिखकर के मांग किया कि वे लीग के सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए कहें, अन्यथा वे मंत्रिमंडल से अपना नामांकन वापस ले लेंगे। तो उसके तत्पश्चात लीग के द्वारा संविधान सभा को भंग करने की मांग की स्थिति और बिगड़ गई। इस प्रकार गतिरोध सुलझने के स्थान पर और बढ़ता हुआ प्रतीत होने लगा। भारत में सांप्रदायिकता का जन्म कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय सांप्रदायिकता की विशिष्टताएं। मौलिक रूप से सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। भारत में इस सांप्रदायिक विचारधारा के 3 मुख्य चरण थे। कौन कौन से?
पहला चरण सांप्रदायिक राष्ट्रवाद। इस विचारधारा में एक ही समूह या फिर किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों के हित समान होते थे। जैसे कि यदि उनके हितों का धर्म से कोई भी लेना देना ना हो तब भी वे सभी को समान रूप से प्रभावित करते थे। दूसरा चरण उदारवादी सांप्रदायिकता। इस विचारधारा के अनुसार बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हितों से अलग थे। तीसरा चरण चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता। ये जो विचारधारा थी, इस विचारधारा के अनुसार विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या समुदायों के हित एक दूसरे के विरोधी होते थे। इस तरह की व्यवस्था में दो विभिन्न धर्म समुदाय एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते थे, क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हित से टकराते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का विकास भी इसी प्रकार है। ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता का विकास सिर्फ भारत में ही हुआ है, ये भी उन्हीं परिस्थितियों का प्रतिफल था जिन्होंने दूसरे समाजों में सांप्रदायिकता जैसी घटनाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया था, जैसे नस्लवाद, साम्यवाद विरोध, फासीवाद, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संघर्ष या लेबनान में ईसाई मुस्लिम संघर्ष। सांप्रदायिकता को उभारने वाले तत्वों ने आर्थिक हितों को दरकिनार कर इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया और जनमानस में इसके लिए एक व्यापक आधार तैयार किया। सांप्रदायिकता एक आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक प्रवृत्ति है जिसकी सामाजिक जड़ों और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में खोजा जा सकता है। ये आधुनिक सामाजिक समूहों, वर्गों और ताकतों की सामाजिक आकांक्षाओं को व्यक्त करती है और उनकी राजनीतिक जरूरतों की पूर्ति करती है। समकालीन आर्थिक ढांचे ने न केवल इसे उत्पन्न किया बल्कि उसके कारण ही ये फली फूली। सांप्रदायिकता का सामाजिक आधार उस उभरते हुए मध्य वर्ग पर अवलंबित था जो कि तत्कालीन परिस्थितियों के वातावरण में अपने धार्मिक हितों के साथ अपने आर्थिक हितों को भी ढूंढ रहा था। ये उस काल में बुर्जुआ वर्ग का प्रश्न था। भारत में सांप्रदायिक चेतना का जन्म उपनिवेशवादी नीतियों और उसके विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता से उत्पन्न परिवर्तन के कारण हुआ था। विभिन्न क्षेत्रों और देश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया, आधुनिक सामाजिक वर्गों और उपवर्गों का निर्माण और भारतीयों में बढ़ते हुए अंतर्विरोध जैसे कारणों से लोगों में अपने साझा हितों को देखने के लिए नए तरीकों की ज़रूरत हुई। संपर्कों और वफादारियों के विस्तृत आयामों का विकार और नई पहचानों का निर्माण आवश्यक हो गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीति की जिस नई अवधारणा का जन्म हुआ था उससे भी सांप्रदायिकता की विचारधारा को बल मिला था। नए विचारों को ग्रहण करने, नई पहचान और नई विचारधारा का विकास करने और संघर्ष के दायरे को व्यापक बनाने के लिए लोगों ने पुरातन तथा पूर्व आधुनिक तरीकों के प्रति आसक्ति प्रकट की। उसने भी सांप्रदायिकता की विचारधारा को सशक्त बनाने में मदद की। संकीर्ण सामाजिक प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकता का पूर्ण समर्थन किया। यद्यपि धार्मिकता सांप्रदायिकता को बहुत अधिक प्रोत्साहित करने का मूल कारण नहीं था, किंतु भारत जैसे देश में जहाँ पे शिक्षा का अभाव था तथा लोगों में बाह्य जगत संबंधी चेतना ना के बराबर थी, धार्मिकता के सांप्रदायिकता के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई और जो तत्व थे तथाकथित उसने सांप्रदायिकता के वाहन के रूप में प्रयुक्त किया। सांप्रदायिकता के विकास के क्या कारण थे? सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। ये व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय और सर्वमान्य सत्य की भावना के विरुद्ध व्यक्तिगत धर्म और संप्रदाय के आधार पर परस्पर घृणा, द्वंद्व, ईर्ष्या और द्वेष को जन्म देती है। ये भावना अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति और परधर्म तथा उनके अनुयायियों के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न करती है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास में विभिन्न कारणों, परिस्थितियों और तत्वों ने सम्मिलित भूमिका निभाई। उनकी क्या क्या भूमिका थी उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि सामाजिक आर्थिक कारण। कालांतर में भारत में बुर्जुआ वर्ग तथा व्यवसायी वर्ग का उदय हुआ। उदय की ये प्रक्रिया हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदायों के समान थी। ये प्रक्रिया जो थी
सरकार, सेवाओं, व्यवसाय और उद्योगों में दोनों वर्गों के मध्य प्रतिद्वंदिता अवश्यंभावी थी और धीरे धीरे ये बढ़ती गई। मुस्लिम बुर्जुआ वर्ग ने अपने पक्ष पोषण के लिए हिंदू बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध निम्न मध्यवर्गीय मुसलमानों को प्रोत्साहित किया। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन और भयावह बेरोजगारी जैसे समस्याओं ने अंग्रेजों को सांप्रदायिकता को उभरने तथा अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने का भरपूर अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने इसके लिए व्यक्तिगत गुणों, पक्षपात और आरक्षण को विस्तृत आधार प्रदान कर प्रतिद्वंदिता को बढ़ाया और इनका उपयोग सांप्रदायिकता के उत्थान में किया। इसके साथ ही मुसलमानों में आधुनिक राजनीतिक चेतना के विकास की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी थी और उन पर परंपरागत प्रतिक्रियावादी कारक ज़्यादा हावी थे। तो इसके फलतः इस समुदाय में सांप्रदायिक विचारधारा को अपने जुड़े जमाने के लिए उचित अवसर मिला। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। प्रारंभ में शुरुआती दौर में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को शंकालु दृष्टि से देखा था। 1857 के विद्रोह और वहाबी आंदोलन के बाद तो सरकार की शंका उनके प्रति और बढ़ गई। अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति दमन और भेदभाव की नीति अपनाई। शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रसार से अरबी और फारसी भाषाएं पिछड़ गई। मुस्लिम समाज में इसका प्रतिकूल प्रभाव ये हुआ कि उनमें आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा और वो धीरे धीरे सरकारी सेवाओं से वंचित होने लगे। 1870 के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के उभरने और नवशिक्षित मध्य वर्ग के राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं सिद्धांतों से परिचित होने के कारण अंग्रेजों ने मुसलमानों के दमन की अपनी नीति त्याग दी और उनमें चेतना का प्रसार कर तथा उन्हें आरक्षण एवं समर्थन देकर उन्हें उभारने का प्रयत्न किया, जिससे कि मुसलमानों को राष्ट्रवादी ताकतों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सके। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान जैसे मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस के विरुद्ध उकसाया। वैसे तो प्रारंभ में सर सैयद अहमद खान का दृष्टिकोण जो था वो बुद्धिमत्तापूर्ण, दूरदर्शी और सुधारवादी था, लेकिन बाद में उन्होंने उपनिवेशी शासन का समर्थन करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस का विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों से तटस्थ रहने की सलाह दी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के पृथक अस्तित्व एवं पृथक हितों की बात भी कही। कालांतर में उन्होंने ये भी प्रचार करना शुरू कर दिया कि चूँकि हिंदू भारतीय संख्या में बहुमत में है, इसलिए ब्रिटिश शासन के निर्बल होने या फिर समाप्त हो जाने की स्थिति में हिंदुओं का मुसलमानों पर दबाव कायम हो जाएगा। अगला था भारतीय इतिहास लेखन द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा। भारतीय इतिहास लेखन द्वारा अनेक अंग्रेजी इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम फूट को बढ़ावा देने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास की व्याख्या इस तरह की जिससे कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल सके। बाद में विभिन्न भारतीय इतिहासकारों ने उनका अनुसरण करते हुए प्राचीन भारत को हिंदू काल और मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल की संज्ञा दी। मध्यकालीन भारत में शासकों के आपसी संघर्ष को इन इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में उद्धृत किया। अगला था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का पार्श्व प्रभाव। सामाजिक धार्मिक हिंदू सुधार आंदोलनों का पार्श्व प्रभाव। 19वीं शताब्दी में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समुदाय में अनेक सामाजिक तथा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। इन सभी सुधार आंदोलन ने स्वयं को अपने अपने समुदाय में लोगों तक ही सीमित रखा। सुधार आंदोलन की इस प्रवृत्ति से देश विभिन्न समुदायों में विभक्त हो गई। मुस्लिम सुधार आंदोलन जैसे वहाबी आंदोलन और हिंदू सुधार आंदोलन जैसे कि शुद्धि आंदोलन के व्यक्तिगत धार्मिक स्वरूप के कारण धर्म का उग्रवादी चरित्र रेखांकित हुआ और इसके सांप्रदायिकता को बल मिला। इन सुधार आंदोलनों में सांस्कृतिक विरासत के धार्मिक तथा दार्शनिक पहलुओं पर एकांकी बल दिया गया। इन विभिन्न सुधार आंदोलनों के समानांतर प्रवाह को एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म का अपमान करना समझा गया। उग्र राष्ट्रवाद का पार्श्व प्रभाव। राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरण में राष्ट्रवादियों ने अल्पसंख्यकों के भय को दूर करने पर विशेष बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1846 में आयोजित दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषित किया कि कांग्रेस के अधिवेशनों या फिर सम्मेलनों में सामाजिक धार्मिक प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे। 1889 में कांग्रेस ने निश्चय किया कि वो ऐसे किसी भी मुद्दे को अपने कार्यक्रमों या फिर उद्देश्यों में शामिल नहीं करेगा जिसका मुसलमान विरोध करेंगे। लेकिन कालांतर में उग्रवादी राष्ट्रवाद के उभरने से इसमें हिंदू राष्ट्रवादी हावी हो गए।
तिलक के गणपति और शिवाजी उत्सव तथा गौहत्या के विरुद्ध अभियानों ने विभिन्न प्रकार की शंकाओं को जन्म दिया। भारत माता और राष्ट्रवाद की धर्म के रूप में अरविंद घोष की अवधारणाएं गंगा स्नान के पश्चात बंग भंग विरोध आंदोलन प्रारंभ करना और क्रांतिकारियों द्वारा देवी काली या भवानी के सम्मुख शपथ ग्रहण करने जैसी रस्में शायद ही किसी मुसलमान को पसंद आ सकती थी। निसंदेह ये सभी रस्में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल थी। इसके बाद तदुपरांत क्रांतिकारियों द्वारा शिवाजी एवं महाराणा प्रताप के क्रमशः औरंगजेब और अकबर के विरुद्ध संघर्ष को धार्मिक संघर्ष के रूप में महिमा मंडित करना भी उनकी भयंकर भूल थी। लखनऊ समझौते जो कि 1916 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन 1920 से 22 का जो था आंदोलन, इसका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट सांप्रदायिक प्रभाव हुआ। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा विभिन्न उग्रवादी संगठनों जैसे हिंदू सभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इत्यादि के गठन की अल्पसंख्यकों द्वारा सांप्रदायिक प्रतिक्रिया हुई। इन संगठनों ने हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू हितों की वकालत की, जिसका मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और निस्संदेह इसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जन्म। विभिन्न वर्षों में द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्म और विकासों से संबंधित विभिन्न कारक क्या थे, जैसे कि 1887 भारत के वायसराय डफरिन और संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोवलीन ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। 1887 में ब्रिटिश सरकार ने सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद को कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सैयद अहमद खान ने बुद्धिजीवी मुसलमानों से अपील किया कि वो कांग्रेस से दूर रहें। फिर भी कुछ मुसलमानों ने कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण कर ली। इसमें बदरुद्दीन तैयब जी, मीर मुशफ्फर हुसैन, एम भीम जी, RS सयानी और हामिद अली खां प्रमुख थे। 1906 सर आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल शिमला शिष्टमंडल भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। शिष्टमंडल ने ब्रिटिश सुधारों की प्रशंसा की और उसके प्रति पूर्ण राज्य भक्ति की भावना प्रकट की। इस शिष्टमंडल ने वायसराय से मांग किया कि मुसलमानों को व्यवस्थापिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था की जाए, उच्च पदों पर ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और वफादारी के आधार पर नियुक्तियां की जाए और इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा नहीं ली जाए। तीसरी चीज़, सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को ज़्यादा अवसर दिया जाए। लॉर्ड मिंटो ने मांगों को पूर्णतः उचित बताया और उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल ने उसने आश्वस्त किया शिष्टमंडल को कि सरकार मुसलमानों को सम्राट के प्रति उच्च निष्ठा के कारण उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देगी। इस शिष्टमंडल के प्रयासों से देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। 1907 की बात करें तो आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब बकार उल मुल्क के संयुक्त प्रयत्नों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा प्रकट करना और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग रखना था। 1909 में लॉर्ड मिंटो सुधारों के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। BN मुखर्जी और लालचंद ने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की। 1915 में अखिल भारतीय हिंदू सभा का प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ। 1912 से 24 तक ये जो अवधि थी, इसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस की नीतियों के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी और उसमें मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे युवा राष्ट्रवादी हावी होने लगे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जिन्ना जैसे कुछ नेताओं को छोड़ करके उनकी राष्ट्रीयता पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष नहीं थी। उनका प्रखर धार्मिक और इस्लामिक एकतावादी झुकाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। साथ ही राजनीतिक सवालों पर उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक मतदाता मंडलों का सीटों के आरक्षण की मांग मान ली और दोनों ने सरकार के समक्ष संयुक्त मांगे पेश की। वैसे तो ये जो समझौता हुआ था ये कई दृष्टियों से प्रगतिशील था, लेकिन कांग्रेस ने इसके द्वारा सांप्रदायिक राजनीति को स्वीकार कर लिया। समझौते में ये नहीं था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है,
समुदायों के हित भिन्न भिन्न हैं। भारत विभिन्न समुदायों का देश है और समुदायों के हित भिन्न भिन्न हैं। कालांतर में इसके हानिकारक नतीजे निकले। इसके बाद 1920 से 22 में क्या हुआ? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन तथा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलनों में मुसलमान ने हिस्सा लिया, लेकिन उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक था। 1920 में देश में सांप्रदायिक दंगे का खतरा मंडराने लगा। इसी समय स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना था। आर्य समाजियों ने एक अन्य आंदोलन संगठन आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया। मुसलमानों ने इनके विरोध में तंजीब और तबलीग आंदोलन चलाए। इस सांप्रदायिक वातावरण का प्रभाव बहुत से राष्ट्रवादियों पर भी पड़ा और उनकी विचारधारा भी सांप्रदायिक या अर्ध सांप्रदायिक हो गई। स्वराज्यवादी दो गुटों में बढ़ गए। एक गुट ने तथाकथित हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार को सहयोग देने का निर्णय किया और दूसरा गुट जो था वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादियों का। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और NC केलकर हिंदू महासभा में शामिल हो गए और हिंदू महासभा के सदस्यों और सरकार परस्य स्वराज्यवादियों ने धर्मनिरपेक्ष कांग्रेसियों जैसे मोतीलाल नेहरू इत्यादि पर इस्लामिक हितों के प्रति प्रेम दिखाने और हिंदू हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया। लेकिन सबसे नाटकीय परिवर्तन था अली बंधुओं का मोहम्मद अली और शौकत अली के दृष्टिकोण में आया। प्रारंभ में कांग्रेस के साथ प्रशंसनीय सहयोग करने वाले अली बंधुओं ने कांग्रेस पर हिंदू हितों की रक्षा करने और हिंदू सरकार स्थापित करने की चेष्टा करने का आरोप लगाया। इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी नेतृत्व सांप्रदायिकता के प्रसार को रोकने के लिए कोई भी प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित नहीं कर सका। इसके बाद 1928 में कौन कौन सी घटनाएं हुई? यहाँ तब कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों के मुद्दे पर कांग्रेस की नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम संप्रदायवादियों तथा सिख लीग ने धीरे धीरे विरोध किया। नेहरू रिपोर्ट को हिंदू हितों का दस्तावेज बताते हुए जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और स्थानीय निकायों एवं शासकीय सेवाओं में आरक्षण देने की मांग कर दी। किसने? जिन्ना ने। इस अवसर पर मुस्लिम लीग से समझौता करने की कोशिश करते हुए कांग्रेस ने अनेक गलतियां की, जैसे कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की राजनीति को वैधता प्रदान की। उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि सभी सांप्रदायिक नेता अपने अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सांप्रदायिक एवं धर्म पर आधारित हितों का वास्तविक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसने धर्मनिरपेक्ष एवं साम्राज्यवाद विरोधी मुस्लिम नेताओं की स्थिति दुर्बल कर दी। इससे कांग्रेस की सांप्रदायिकता के खिलाफ दृढ़ राजनीतिक विचारधारात्मक अभियान चलाने की इच्छा शक्ति और अधिकार कम हो गए। सांप्रदायिकता पर संगठित एवं एकमुश्त प्रहार करने की कांग्रेस की रणनीति भी परिवर्तित हो गई। इसके बाद 1930 से 34 की घटना पे बात करेंगे। वैसे तो जमायत उल उलेमा हिंद, कश्मीर राज्य और खुदाई खिदमतगार ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा तो लिया, लेकिन कुल मिलाकर के मुसलमानों की संख्या उतनी नहीं थी जितने की खिलाफत असहयोग आंदोलन में था। भावी संवैधानिक सुधारों के संबंध में लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने 2 सम्मेलनों का बहिष्कार किया और केवल 1 सम्मेलन में ही हिस्सा लिया। वहीं संप्रदायवादियों ने तीनों ही सम्मेलनों में शिरकत की। 1932 में कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक निर्णय में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्रीय मांगों में से अधिकांश को मान लिया गया। 1937 के प्रांतीय चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के पश्चात मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। उसने अब मुसलमानों को एक अल्पसंख्यक समुदाय की जगह एक पृथक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया, जो कि 1930 के दशक में सर्वप्रथम एक युवा मुस्लिम बुद्धिजीवी रहमत अली ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा प्रतिपादित की और बाद में कवि इकबाल ने इसका और प्रचार किया। इसके बाद सांप्रदायवाद एक संगठित जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो गया, जिसका मुख्य आधार समाज का मध्य एवं उच्च वर्ग था। Z.A. सुलेरी, F.M. दुर्रानी और फैज़ उल हक इत्यादि ने कांग्रेस के विरुद्ध व्यापक आंदोलन प्रारंभ कर दिया।
अब सांप्रदायिकता का स्वरूप उग्र हो गया और उसके चरित्र में भय, घृणा, जुल्म, दमन और हिंसा जैसे शब्दों का समावेश हो गया। 1937 तक सांप्रदायिकता का नरमपंथी दौर जारी रहा, जो कि मुख्यतः चुनाव और आरक्षण जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित रहा। लेकिन इसके बाद वो तेजी से उग्रवादी या फांसीवादी तौर तरीके अपनाने लगे। उसका सामाजिक आधार अब तेजी से व्यापक होने लगा और जन सामान्य को गिरफ्त में लेने के प्रयास होने लगे थे। इसके लिए मुख्यतः शहरी निम्न वर्ग को आधार बनाया गया। शहरी निम्न और मध्य वर्ग को, इस वर्ग को उभार करके सुसंगठित और आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति प्रारंभ करने की कोशिश की जाने लगी थी। अभी तक संप्रदायवादी राजनीति का मुख्य आधार उच्च वर्ग था, तो अतः निम्न मध्य वर्ग को अपनी चपेट में लाने तथा सांप्रदायिकता को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए भय और घृणा जैसी अतार्किक भावनाओं का सहारा लिया गया। हिंदुओं के उग्रवादी सांप्रदायिक राष्ट्रवादी संगठनों जैसे कि हिंदू महासभा और आरएसएस एवं गोलवकर के विचारों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को उग्रवादी स्वरूप धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उग्रवादी सांप्रदायिकता के उदय ने अनेक कारण थे। इस सांप्रदायिकता के उदय के अनेक कारण थे, जैसे कि सिद्धांतवादी, मौलिकतावादी अवधारणा का विकास। प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकता का सहारा लेकर के अपने सामाजिक आधार पुख्ता किया। उपनिवेशवादी शासन ने राष्ट्रवादियों को विभाजित करने के लिए अन्य सभी माध्यमों का सहारा लिया। संप्रदायवादी मानसिकता को चुनौती देने की प्रारंभिक असफलताओं ने उग्रवादी सांप्रदायिकता को रेखांकित एवं सुदृढ़ किया। आगे घटना जानेंगे 1937 से 1939 तक की। इस अवधि में मोहम्मद अली जिन्ना ने समझौते की उन सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया जब उन्होंने ये असंभव मांग प्रस्तुत की कि कांग्रेस स्वयं को हिंदू संगठन घोषित करे और मुस्लिम लीग को मुसलमानों की मुख्य प्रतिनिधि संस्था के रूप में मान्यता दे। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसमें कहा गया कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में ऐसी कोई भी संवैधानिक योजना सफल और मुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी जो कि अग्रलिखित सिद्धांतों पर आधारित ना हो। ये मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके कहा था। भौगोलिक स्थिति में एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश यथानुसार आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार गठित किए जाएं ताकि वहां पे मुसलमान बहुमत में हो, जैसा कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वीय प्रदेश, और इनको मिला करके एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें मुस्लिम प्रदेश स्वशासी और प्रभुसत्ता संपन्न हो तथा जिन अन्य स्थानों में मुसलमान अल्पमत में हो वहां पर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सक्रिय सहयोग पाने के उद्देश्य से युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही उसने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति भी अपनाई। उसने सभी अल्पसंख्यक समुदायों को भरोसा दिलाया कि वो किसी भी ऐसे सरकार को मान्यता नहीं देंगे जिसमें देश के सभी महत्वपूर्ण संप्रदायों का प्रतिनिधित्व न हो। एक प्रकार से उसने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। मुस्लिम लीग ने इस विशेषाधिकार का भरपूर प्रयोग किया और यथासंभव हर अवसर पर पृथक पाकिस्तान की मांग उठाई। लीग ने अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन और मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल के प्रस्तावों में पृथक पाकिस्तान की मांग को पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाने की संभावनाएं तलाशी। कैबिनेट मिशन में अंततः क्या हुआ, मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग पूर्ण हो गई जब 1947 में मुस्लिम बहुल प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बंगाल को मिलाकर के एक नए राष्ट्र स्वतंत्र पाकिस्तान का गठन हुआ। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख विचार इस मुद्दे पर क्या हुए। जैसे महात्मा गांधी का विचार था कि अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश सरकार की उपज है तथा इसकी भारत में वापसी के पश्चात ये प्रश्न स्वयंमेव अदृश्य हो जाएगा। ये विचार था महात्मा गांधी का। हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं, हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं, ये विचार था मौलाना मोहम्मद अली का।
1940 के पश्चात दिन के प्रकाश की भांति ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि मुसलमानों की मंजिल न ही हिंदू राष्ट्र के अधीन दोयम दर्जे की नागरिकता है, न ही बहुराष्ट्रीय भारत में संदिग्ध भागीदारी। उनका अंतिम लक्ष्य है पृथक मातृभूमि के साथ पृथक राष्ट्र। ये विचार था पाकिस्तान के स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास। अगला विचार है आगा खां का। एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ। ये विचार है आगा खां का। तो ये इस चैप्टर के युद्ध उपरांत कैसा राष्ट्रीय परिदृश्य था, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। क्या क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग की गई और किस तरीके से जाके वो पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। तो अब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक शॉर्ट में ये सारांश है इस चैप्टर का। ब्रिटिश शासन के अंतिम 2 वर्ष 2 मुख्य धारा थी। पहली, स्वतंत्रता एवं विभाजन के संबंध में कुटिल समझौते, सांप्रदायिकता एवं हिंसा से परिपूर्ण। दूसरी, तीव्र उन्मादी जन प्रतिक्रिया। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में श्रमिक दल का सत्ता में आना। अगस्त 1945 में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनावों की घोषणा हुई। सितंबर 1945 में युद्ध के उपरांत संविधान सभा गठित करने की घोषणा हुई। सरकारी रुख में परिवर्तन इस कारण से था। वैश्विक शक्ति समीकरण में परिवर्तन। ब्रिटेन अब विश्व की नंबर 1 शक्ति नहीं रहा। श्रमिक दल का भारत में सहानुभूति प्रदर्शन। ब्रिटिश सैनिकों का पस्त होना एवं ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में पराभव। संपूर्ण एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर। ब्रिटिश नौकरशाही कांग्रेस द्वारा पुनः नया आंदोलन करने की संभावना से भयाक्रांत। कांग्रेस के लिए 2 मुख्य चुनावी मुद्दे थे। कौन से? एक तो 1942 का सरकारी दमन, दूसरा आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के लिए जनता का दबाव। आज़ाद हिंद फौज के संबंध में जन प्रदर्शन के मुख्य बिंदु क्या क्या हमने जाने। अप्रत्याशित उत्साह एवं सशक्त भागीदारी, अप्रत्याशित भौगोलिक एवं सामाजिक प्रसार, सरकार के परंपरागत भक्त, सरकारी सेवक एवं निष्ठावान समूह भी आंदोलन के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। दिनों दिन ये मुद्दा भारत बनाम ब्रिटेन बनता गया। 3 प्रमुख विद्रोह हमने क्या क्या जाना, देखा। कौन कौन से 3 प्रमुख विद्रोह थे? एक तो 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर। दूसरा हुआ 11 फरवरी 1946 को पुनः कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज के एक अधिकारी को 7 वर्ष का कारावास दिए जाने के विरोध में। तीसरा जब 18 फरवरी 1946 को बम्बई में भारतीय शाही सेना के नाविकों की हड़ताल के संबंध में हुआ। कांग्रेस ने विद्रोह की रणनीति एवं समय को अनुपयुक्त मानते हुए इनका समर्थन नहीं किया। चुनाव परिणाम हमने जाना क्या क्या हुआ। कांग्रेस ने केंद्रीय व्यवस्थापिका की 102 में से 57 सीटों पर विजय प्राप्त की, जिसमें कि मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा में उनको पूर्ण बहुमत मिला। पंजाब में उसने यूनियनवादियों एवं अकालवादियों के साथ मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग ने केंद्रीय व्यवस्थापिका से 30 आरक्षित स्थानों पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें कि सिंध एवं बंगाल में उसे पूर्ण बहुमत मिला था मुस्लिम को। 1946 के अंत तक अंग्रेजों की वापसी क्यों सुनिश्चित लगने लगी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रवादियों की उत्तरोत्तर सफलता, नौकरशाही एवं अंग्रेज राजभक्तों के मनोबल में ह्रास, आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के प्रति सैनिकों का समर्थन तथा भारतीय शाही सेना के नाविकों का विद्रोह, समझौते एवं दमन की ब्रिटिश नीति का समीकरण, आंतरिक सरकारी शासन का असंभव हो जाना। सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हमने जाना। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करके सम्मानजनक वापसी तथा साम्राज्यवादी शासन के पश्चात भारत ब्रिटेन संबंधों को मधुर बनाए रखने की योजना। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने जाना, क्या प्रावधान था इसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। मौजूदा विधानसभाओं को 3 समूहों में रखा गया, क, ख और ग में समूहीकरण किया गया। संघ प्रांतों एवं देशी रियासतों में 3 स्तरीय कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका, प्रांतीय विधानसभाएं संविधान सभा के सदस्यों का चयन करेगी। रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के लिए एक सामान्य केंद्र की व्यवस्था, कॉमन सेंटर। प्रांतों को स्वायत्तता तथा अवशिष्ट शक्तियाँ। देशी रियासतें उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार से समझौता करने के लिए स्वतंत्र। भारत में भविष्य में प्रांतों को समूह या संघ में सम्मिलित होने की छूट हुई। इस बीच संविधान सभा के द्वारा एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। व्याख्या,
सबकी क्या व्याख्या थी। तो कांग्रेस ने तर्क दिया कि इस क ख ग समूह बना था उसमें क्या क्या सबकी अलग अलग मतगणना थी। जैसे कांग्रेस की बात करें तो ये व्याख्या दिया, ये तर्क दिया कि समूहीकरण वैकल्पिक था, जबकि लीग ने सोचा कि समूहीकरण अनिवार्य है। मिशन ने लीग के मसले को समर्थन देने का निश्चय किया। स्वीकार्यता क्या क्या हुई। जून 1946 में लीग और कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। आगे का विकास में हम लोग जाने हैं कि 1946 में क्या हुआ। जुलाई में नेहरू के प्रेस वक्तव्य के पश्चात मुस्लिम लीग ने योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की गई। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की शपथ ली गई। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित, लेकिन उसने अड़ियल रवैया अपनाया। फरवरी 1947 में कांग्रेस के सदस्यों ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार से निष्कासित करने की मांग की। लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग उठाई। तो ये आज का चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर में जो यूनिट 8 के अभी 2-3 चैप्टर और हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आगे की यूनिट 9 और यूनिट 10 को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।